हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है। दसवां के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन है सेट फर्स्ट और सेट सेकेंड का सैम्पल सेट है, जो सैम्पल सेट का फर्स्ट का सेकेंड का मैंने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा करा लिया, जो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। अरे हम लोग कराए जा रहे हैं सेट थ्री चल रहे हैं। सेट थ्री का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन करा ऑप्शन ए में, निम्न में कौन पौधे में जल संवहन उत्तक है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में जल संवहन उत्तक है? तो क्वेश्चन कहा जल संवहन उत्तक है, तो ऑप्शन नंबर ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी चालनिक नलिका है, डी मूलरोम। तो क्या होता है? तो जो संवहन अगर पूछ देता आपको, कौन सी पूछ देता क्वेश्चन, संवहन उत्तक। तो संवहन उत्तक किसको कहते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिल जाता है तो क्या कहलाता है? संवहक उत्तक कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन कहा को चीज जल संवहन, तो जल से जाइलम से जल जाता है, फ्लोएम से खनिज लवण जाता है। तो क्वेश्चन कहा संवहन जल संवहन उत्तक कौन है? तो जल संवहक उत्तक कौन हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा खनिज संवहक उत्तक कौन है? तो फ्लोएम हो जाता। तो दोस्तों अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या करा 2 नंबर, पादप में जाइलम का क्या कार्य है? पादप में जाइलम का क्या काम है? ऊपर ऑप्शन नंबर ए जल में बहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन, डी ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जाइलम का कार्य क्या है? तो पादप में जाइलम का काम है जल में बहन, यानी कि जल को क्या करना? बहाना। तो क्या हो जाएगा? 2 का आंसर हो जाएगा ए। 3 का चलते हैं। 3 क्या करा क्वेश्चन नंबर, वह जैव प्रक्रमण जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। वह जैव प्रक्रमण जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए श्वसन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी पोषण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी उत्तेजनशीलता कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जित कहलाता है। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि वह जैव प्रक्रमण जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर ए CaCO3 Ca+O CO2, ऑप्शन नंबर बी CaO+H2O CaOH2, ऑप्शन नंबर सी Fe+CuSO4 FeSO4+Cu, ऑप्शन नंबर डी NaOH+HCl बराबर NaCl+H2a। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा जी? तो कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया कौन है? तो देखिए कौन हट के चला गया है, सट जा गया। तो हट के सट गया है SO4 Cu से हटकर Fe के साथ सट गया, यानी कि विस्थापित हो गया। हटना सटना मतलब विस्थापित होना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्या हम 5 की ओर चलते हैं। 5 क्या कह रहा है, और आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में है OH- बढ़ाता है, H+ बढ़ाता है, लवण बढ़ाता है या कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा जी? तो आर्हेनिय अम्लीय जलीय में होता है OH+ बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 6, टार्टरिक अम्ल निम्न में किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, टार्टरिक अम्ल निम्न में किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इमली में, बी टमाटर में, सी संतरा में, डी सिरका में। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन 6 का आंसर जी? तो सर 6 का आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज़? डी हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल होता है जो कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन हम लोग और चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की ओर? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। 8 क्या करा? क्वेश्चन 7 क्या करा? एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, एक धातु वह ऐसा धातु जो हथेली पर क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। क्या होगा? सोडियम होगा, सीजियम होगा, सोना होगा, चांदी होगा। सोना बहुत कठोर धातु है, चांदी भी कठोर ही पिघलेगा नहीं। सोडियम को करासन तेल में लग जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के संयोजन कर लेता है। क्वेश्चन करा पिघलने लगता है, तो सीजियम होता है जो क्या होता है? पिघलने लगता है। अगर यही क्वेश्चन करता कौन सा ऐसा धातु जिसे चाकू से काट दिया जा सकता है, तो सोडियम आप लोग बोलते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
क्या करा नो, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है ए माइनस वन डायोप्टर 2 डायोप्टर 1.5 डायोप्टर। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले, क्योंकि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो 1 डायोप्टर क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्या करा 10, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। कह रहा न्यूनतम पूछ रहा है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 मीटर, 2.5 मीटर। तो इसमें होता है मीटर में दिया हुआ, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर ऑप्शन होगा, सुधार लीजिएगा कि स्पष्ट नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। तो क्वेश्चन 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। या तो आप इसको भी सुधार सकते हैं, कोई भी सुधार सकते हैं। 11 में क्या करा नर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है 11 में जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11, नर युग्मक एक मादा युग्मक के संलग्न को कहा जाता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए निषेचन, बी अंकुरन, सी परागण, डी किण्वन। तो परा संख्या 11 का क्या होगा आंसर जी। तो सर नर युग्मक मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ को वृत्ताकार सीधे रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को वृत्ताकार सीधे रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए फोकस, मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, डी गोलीय दर्पण का द्वारक। तो क्या कहलाता है। तो सर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीधा रेखा को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए नदी, बी कुआं, सी तालाब, डी समुद्र। तो निम्नलिखित कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो भूमिगत जल का उदाहरण है कुआं, एक भूमिगत जल का क्या है उदाहरण है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा कि आपको पता हो, क्या पता है, अगर आप इस साल दीजिएगा एग्ज़ाम तो 40 को डेली ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, अगले साल दीजिएगा तो 5 को डेली ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। इसमें एक भी प्रश्न नहीं है आपको साइंस से छूटेगा, मैं पूरा करा दूंगा। इसलिए तो कहता हूँ, क्योंकि कहता हूँ पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, 3 होती है, क्योंकि ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है, ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है, O3। तो परमाणु संख्या इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रोकली का विकास किस विधि से हुआ। ब्रोकली का विकास किस विधि से हुआ, कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन, रासायनिक चयन, उपरोक्त में से सभी। तो ब्रोकली का विकास प्राकृतिक चयन द्वारा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 15 का, ब्रोकली का विकास किस विधि द्वारा हुआ, तो 15 में है जो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ब्रोकली का चयन हो जाएगा कृत्रिम द्वारा, नॉट प्राकृतिक द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, पौधे और जंतुओं को कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अनुवांशिक, बी कोशिका विज्ञान, सी साइटोजेनी, डी उत्तक विज्ञान। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का हो जाएगा बी हो जाएगा कोशिका विज्ञान। पौधे में जंतुओं की कोशिकाओं को वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। प्रश्न संख्या 17 क्या करा जो देखते हैं। करा 17, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में क्या करती है, हमेशा गमन करती है। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा ए।
प्रश्न संख्या 18 दर्पण सूत्र लीजिए। दर्पण सूत्र भी आपको बताना पड़ेगा जी। 1 माइनस नहीं होता प्लस होता तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कौन सूत्र कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। प्रश्न संख्या कितना? तो प्रश्न संख्या 19। चलते हम लोग प्रश्न संख्या कितने की ओर? 19 की ओर चलते। क्या करा 19? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? ऑप्शन नंबर लेंस के मुख्य फोकस पर, बी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, सी अनंत पर, डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर हो जाएगा? 19 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे। प्रश्न संख्या कितना? 20। क्या करा 20? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरीका से के अंग हैं? ऑप्शन वे समजातीय अंग, अवशोषी अंग, समवृत्ति अंग या डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा जी? तो आंसर होगा बोल सर समजातीय अंग। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है? तो समजातीय अंग है। क्वेश्चन नंबर 21 मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता ऑप्शन नंबर ए हरा पौधा, बी मेढक, सी ग्रास हॉपर, डी सर्प। तो मैदानी परिस्थितियों में तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय उपभोक्ता होगा सर्प। हरा पौधा कौन खाएगा? ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? मेढक कौन खा जाएगा? सर्प। तो ये हो जाएगा कौन? मैदानी भाग में तृतीय उपभोक्ता सर्प आ जाएगा, सर्प आ जाएगा। उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता के अंदर चलाएगा। अगला चलते क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा? उड़हुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी, एक लिंगी, दोनों या डी कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या होगा जी? तो द्विलिंगी। उड़हुल जो फल है द्विलिंगी फूल है। उड़हुल कैसा फूल है? द्विलिंगी फूल है। क्वेश्चन नंबर 23 शरीर में रक्त पट्टिकाणुओं का मुख्य है। शरीर में रक्त पट्टिकाणुओं का मुख्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए रक्त के जमने में सहायता करना, बी उत्सर्जन, सी श्वसन गैसों का परिवहन, डी प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण। तो शरीर में रक्त पट्टिकाओं का मुख्य कारण क्या है? तो शरीर में रक्त पट्टिकाओं का मुख्य कारण रक्त के जमने में सहायता करना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? 24 लाइटेक्स समानता कहाँ पाए जाते हैं? लाइटेक्स समानता कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन में पीपल में, पीले कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी। तो लैटेक्स होता है जो पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी, बरगद में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 मनुष्य में स्पाइनल नर्वस की संख्या होती है। मनुष्य में स्पाइनल नर्वस की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 31, बी 37, सी 25, डी 14। तो मनुष्य में स्पाइनल नर्व में संख्या कितनी होती है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए। मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या 31 होती है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भस्म नहीं है? ऑप्शन नंबर ए KOH, ZnHO2, AlO3, NaCl। तो प्रश्न संख्या 26 का क्या हो जाएगा? तो ये है जो भस्म नहीं है। NaCl भस्म नहीं, क्या है? लवण है, बाकी भस्म है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोल सकते हैं आप लवण बोल सकते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, लीजिए ये भी पूछने वाला चीज़ है जी। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। क्वेश्चन 28 क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम या ब्रोमीन। तो किसका हो जाएगा जी? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर एल्युमिनियम। क्रायोलाइट से है जो एल्युमिनियम के अयस्क है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? लीजिए इतना सस्ता क्वेश्चन, एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, लोहा। तो सोडियम का गलनांक होता है जो सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 30
एथिलीन में C-C के बीच कितने संबंध होते हैं? तो एथिलीन में C- के बीच में कई संबंध होते हैं जी? 2 संबंध होते हैं। तो परा संख्या 30 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आंसर नंबर बी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा, निम्न में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है? मेथनॉल को पीने से मृत्यु हो जाएगा कि एथनॉल को पीने से मृत्यु हो जाएगा, एथनोइक अम्ल को या सिट्रिक अम्ल को? तो किसको पीने से मृत्यु हो जाता है? तो मेथनॉल अम्ल को पीने से तुरंत मृत्यु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, डेंगू उत्पादन करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पादन करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए खारा जल में, बी शुद्ध जल में, सी गंदा जल में, डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा जी, तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होते हैं शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन गैस निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? जो बाजार में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम हॉल में पूछा है, बाजार में जो थैली चिप्स की थैली होता है या जो भी चीज़ का थैली होता है उसमें क्या करते हैं आप लोग? ऑक्सीजन गैस निकाल कर कौन सा गैस भरा जाता है ये बताना है। N2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन या NH2? तो कौन सा? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है यानी N2 गैस डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लिथियम, बी कैल्शियम, सी कॉपर और लोहा। तो लीजिए क्वेश्चन आ गया था, किसे कॉपर से काटा जा सकता है जी? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? लिथियम और सोडियम को कौन से काटा जाता है? लिथियम और सोडियम या Na को कौन से काटा जाता है? चाकू से काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान देने योग्य बात है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है जस्तीकरण, एनोडीकरण, संक्षारण या कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या होगा जी? एनोडीकरण हो जाएगा। बी। प्रश्न संख्या 36 क्या करा, निम्न में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक? ऑप्शन नंबर ए H2, ऑप्शन नंबर बी CO, ऑप्शन नंबर सी H2SO, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है? तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर होगा जी? तो बोल सर ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन जिसमें संयोजक है ऑक्सीकारक कहलाता था, कॉपर में वो ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस कारण ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा जो कार्बन की यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील? ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर बी CH3H6, ऑप्शन नंबर सी C2H4, ऑप्शन नंबर डी C3H8। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा जी, तो कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो C2H4 है जो ये यौगिक ऐसा यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 38, डाइमिथाइल ईथर C2H6O का IPCA नाम क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, IPCA नाम एक वो जरूर पूछता आपको। ऑप्शन नंबर ए मिथनोइक ईथर, बी एथनोइक प्रोपेन, सी एथनॉक्सी इथेन, डी मिथनॉक्सी मीथेन। तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर होगा जी, तो सर डाई मिथाइल ईथर C2H6O को IPCA नाम है मिथेनोइक्स मीथेन। कौन है? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा? 39, मेंडल ने मटर के कितने गुण पर कार्य किया है? मेंडल ने मटर के कितने गुण पर कार्य किया? ऑप्शन नंबर ए 7, बी 2, सी 3, डी 6। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर मटर के कितने? तो 7 गुणों पर अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर कितना? 40, ऑक्सीजन है एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है? ऑक्सीजन नहीं सुनिएगा, ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है?
क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? तो बोले सर आप ही बताइए। तो ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक हार्मोन है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा आपका यहीं से। कौन सी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप इस साल एग्जाम दीजिएगा तो 5 को डेली सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिए और 40 को क्या कीजिए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिए आप। अगर आप अगले साल एग्जाम देने वाले हैं तो 1 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिए, 5 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिए, जिससे आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम करें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ ही आगे बढ़ते रहें।